गुंजन की भाभी सपना बहुत ही शक्की मिजाज की महिला थी। उसे हर चीज में कहीं ना कुछ गड़बड़ महसूस होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन गुंजन किसी से फोन पर बात करते हुए। अरे मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मैंने बोल दिया ना कि हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा। तुम्हें किसी तरीके की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुंजन की ये सारी बातें सपना सुन लेती है और कुछ देर बाद ही सपना की सास मेघा उसे आवाज देती है। अरे सपना, तुझे पता है अपनी गुंजन के लिए बड़ा अच्छा घर का रिश्ता आया है। तो मना कर दीजिए माँ जी। क्यों, क्या बात हो गई? मना क्यों कर दे? अरे आपकी बेटी किसी से फोन पर सोना मोना जादू टोना ये सब कुछ कह रही थी और आप उसके लिए रिश्ता लेकर आ रही हो। ये तू क्या बोल रही है सपना? ऐसा कुछ होता तो गुंजन मुझे खुद बता देती। मुझे तो पहले से ही शक था ननद जी पर, लेकिन आज तो मैंने अपने कानों से भी सुन लिया। सपना इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर गुंजन आ जाती है और सपना बोलती है। लो, आ गई आपकी लाडली। पूछ लो इन्हीं से कौन सा था वो बाबू सोना। गुंजन, तेरी भाभी क्या बोल रही है? तू किससे फोन पर प्यार भरी बातें कर रही थी? कौन है वो लड़का? बता मुझे। लड़का? बातें? क्या बोल रही हो आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं बताऊं क्या? तभी सपना खुलकर सारी बात बताती है और गुंजन बोलती है। भाभी, शक करने से पहले और मुंह से कुछ निकालने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती। पूछना क्या है, मुझे सब पता है। तुम्हारा ना चक्कर चल रहा है। हाँ, मेरा चक्कर चल रहा है, और वो भी पता है किसके साथ? मेरी खुद के बेस्ट फ्रेंड अनीता के साथ। मैं अनीता से बात कर रही थी। अनीता एग्जाम के नोट्स को लेकर परेशान थी, इसलिए मैं उसे थोड़ा सा प्यार से समझा रही थी। इतना बोलकर गुंजन फटाफट से फोन मिलाकर अनीता से बात करवा देती है और साथ ही उसने अपने फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन चालू किया था, जिस वजह से वह रिकॉर्ड हुए कॉल को भी सुना देती है और सपना का शक वहीं धरकर चूर हो जाता है। तभी गुंजन बोलती है। शक करने वाली जगह पर शक होना तो इंसान सही साबित होता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि आप मुझ पर शक करें। बहू, तू भी ना, आज तेरे शक की वजह से पता भी है कितना रायता फैल जाता। हाँ हाँ ठीक है, हो गई मुझे गलतफहमी। इतना बोलने के बाद सपना वहाँ से उठकर चली जाती है, पर अब भी उसका अपनी ननन पर शक बरकरार था कि उसकी ननन का किसी न किसी के साथ तो चक्कर चल ही रहा है। ऐसे ही एक दिन सपना कपड़े धो रही होती है कि तभी उसके पति की शर्ट पर उसे एक लिपस्टिक का दाग दिखता है। सपना गुस्से में चिल्लाती हुई अपने पति नरेंद्र के पास जाती है और बोलती है। ये सब क्या है? आप मेरे पीछे मेरी सौतन के साथ इश्क लड़ाते हो? तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोले जा रही हो तुम? अगर किसी ने सुन लिया ना, या माँ ने सुन लिया, तो क्या सोचेंगी? और फिर उनको मैं क्या बोलूँगा? वही बोलो जो आपको बोलना चाहिए। शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए? मैंने किया क्या है? ये देखिए लिपस्टिक का दाग। मैं भी कहूँ, आजकल आप रोज रोज बाहर क्यों खाना खा रहे हो? घर पर देरी से क्यों आ रहे हो? जनाब, काम के बहाने इश्कबाज हो रहे हो। सपना, बहुत हो रहा है तुम्हारा। ये लिपस्टिक का दाग देख रही हो ना, ये तुम्हारा ही है। ओहो हो, मेरे पास ना इस कलर की कोई लिपस्टिक नहीं है। झूठ तो बोलिए ही मत आप। अरे क्या करूँ मैं तुम्हारा? अरे अपनी शक की दुनिया से बाहर आ जाओ और अच्छे से याद करो। हम परसों बाजार गए थे, वहाँ तुम कॉस्मेटिक की शॉप में गई और लिपस्टिक ट्राई कर रही थी, और वहाँ तुम्हारा पाँव फिसल गया और तुम्हें संभालने के चक्कर में मेरी शर्ट पे ये निशान आ गया। याद आया? नरेंद्र की बात सुनकर सपना का गुस्सा कम होता है और वह बोलती है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना, जो मेरी नजरें है ना, वो आप पर ही बनी हुई है। अगर आपने गलती से भी मेरी सौतन पालने की कोशिश की ना, तो कच्चा चबा जाऊंगी मैं आपको। अच्छा, कच्चा चबा जाओगी? कच्चा तो तुम वैसे भी चबाती रहती हो, जब देखो तब शक करती रहती हो। मेरी किस्मत फूटी है जो तुम्हारी जैसी शक की पत्नी मिली है मुझे। इतना कहकर नरेंद्र गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सपना अपने कपड़े धोने जारी रखती है। अपनी सास से लेकर ननन, ननन से लेकर पति और पति से लेकर पूरा मोहल्ला, हर कोई सपना की शक की निगाह पर रहता था। उसे हर किसी में कुछ न कुछ गड़बड़ हमेशा ही महसूस होती थी। एक दिन मोहल्ले में एक फल वाला आता है, जिसके पास बहुत ही बड़े बड़े तरबूज थे, और वो सभी को आवाज देते हुए बोलता है। तरबूज ले लो, तरबूज, बड़े बड़े तरबूज ले लो, मीठे रस से भरे ठंडे ठंडे तरबूज ले लो। गर्मियों में सबको अच्छे लगते हैं तरबूज। तरबूज खाओ और सेहत बनाओ।
आओ आओ तरबूज ले जाओ। तरबूज वाले की आवाज सुनकर गुंजन अपनी माँ के साथ बाहर तरबूज लेने चली जाती है। साथ ही मोहल्ले की कई औरतें भी तरबूज ले रही होती हैं। तभी मेघा बोलती है, भैया तरबूज मीठा तो है ना, गारंटी है ना मीठे होने की? अरे अम्मा जी, कटवा कर देख लीजिए, खाकर देख लीजिए, इससे ज्यादा क्या गारंटी लेंगी आप। तभी वहाँ पर सपना आ जाती है और फल वाले को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और बोलती है, 1 मिनट, आप तरबूज कटवा कर खाकर तो बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगी? क्यों, क्या हो गया? अरे इन तरबूजों का जरा साइज तो देखिए, इतना बड़ा तरबूज कभी होता है क्या? मुझे तो ये लगता है कि जितने सारे तरबूज रखे हैं ना, इन सबको दवाई से पकाया हुआ है और इसमें मिठास के नाम पे ना एडिशनल डाली हुई है। कैसी बात कर रही हैं भाभी जी आप? यह सारे के सारे ऑर्गेनिक तरबूज हैं, एक भी तरबूज दवाई वाला नहीं है। अच्छा जी, तुम क्या इन तरबूजों के ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक होने का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हो क्या? अरे छोड़ बहू, तू क्यों ऐसे अजीब अजीब से सवाल करती है? अरे जब फल वाला कह रहा है तो सच ही बोल रहा होगा ना। माँ, भाभी को समझाना बेकार है, उन्हें तो हर चीज में बस अपना शक घुसाना होता है। तुम तो चुप ही रहो गुंजन, तुम्हें ना कुछ भी नहीं पता। माँ जी, ये तरबूज ना बिल्कुल बेकार है और आप सब लोग भी सुन लीजिए, ये तरबूज मत लीजिए, ये तरबूज वाला हमें धोखा दे रहा है और इनमें दवाई डाली हुई है। सपना की बातें सुनकर सभी औरतें आपस में खुसर फुसर करने लगती हैं और बिना तरबूज लिए ही वहाँ से चली जाती हैं। तभी फल वाला मेघा को सुनाते हुए बोलता है, अरे बड़ी ही अजीब औरत है माँ जी, आपकी बहू तो हमारे सारे ग्राहक भगा देगी। अरे शक इंसानों पर किया जाता है, फल और सब्जियों पर नहीं। इतना कहकर फल वाला जल्दी से एक तरबूज का पीस काटता है और खुद खा लेता है और बोलता है, यह लीजिए, खा लिया हमने भी तरबूज, हमें तो कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? अरे एकदम ऑर्गेनिक तरबूज है, हमारे सारे ग्राहक भगा दिए आपने, अब आपको भी तरबूज नहीं मिलेगा, चलिए जाइए यहाँ से। तरबूज वाला सभी की बेइज्जती करके उन्हें वहाँ से भगा देता है और घर आते ही गुंजन अपनी भाभी से कहती है, भाभी आपको क्या जरूरत थी उस फल वाले के साथ बहस करने की? माँ, कहाँ से आप ऐसी शक की औरत को अपने घर ले आई हैं मेरी भाभी बनाकर? अरे गुंजन, अब किसी के मुंह पर थोड़ी ना लिखा है कि वो शक करने वाला आदमी है या औरत। देखो, मुझे जो लगता है ना मैं वही कहती हूँ। हो सकता है कि मैं 1-2 बार गलत जरूर हो सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरा शक करना गलत है। भाभी, आप 1-2 बार नहीं, आप हर बार गलत साबित होती हो। कभी आप भैया को शक के कटघरे में खड़ा कर देती हो, कभी आप मुझे खड़ा कर देती हो। आपका बस नहीं चलता, आप मोहल्ले में अदालत खोलकर बैठ जाओ। सपना कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे सपना के शक करने की आदत की वजह से घर में उसके संबंध बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि आसपास के लोग भी सपना को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, जिस वजह से सपना खुद से कहती है, कहीं मैं बेवजह तो नहीं शक कर रही हूँ, इसी वजह से सब मुझसे बात भी नहीं करते हैं। ये भगवान, मैं क्या करूँ? कितना कोशिश करती हूँ कि किसी चीज को लेकर किसी भी तरीके की कोई विचारधारा अपने मन में न लाऊं, पर फिर भी ये मेरा दिमाग घूम ही जाता है। बेचारी सपना खुद से ही बड़बड़ाती रहती है। काफी दिन गुजर जाते हैं और सपना अपने शक करने की आदत पर कंट्रोल भी करती है, लेकिन वो पूरे तरीके से विफल हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सपना देखती है कि मोहल्ले का दूध वाला पड़ोसन की बेटी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। यह देखकर लगता है इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है, कैसे प्रेमी जोड़ी की तरह मुंह में मुंह जोड़कर बातें कर रहे हैं। अरे नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों कुछ और बात कर रहे हो और मेरा शक फिर से गलत साबित हो जाए। उन दोनों को इग्नोर करके सपना अपने कामों में लग जाती है, लेकिन अब हर दिन सपना को वही नजारा दिखने लगता है। ऐसे ही एक दिन सपना इस बारे में अपनी ननद और सास को बताती है। भाभी, आप रहने दो, फिर से आप ही गलत साबित हो जाओगी। कहीं पता चला हमने जाकर आंटी के घर पर बोल भी दिया और वो उल्टा राशन पानी लेकर हमारे ही सर पर सवार हो जाएं। गुंजन सही कह रही है बहू, हमने कौन सा उन दोनों को एक दूसरे को फूल देते हुए या घूमते हुए देखा है? बात करते ही हुए तो देखा है, और बात तो लोग वैसे भी कर ही लेते हैं, छोड़ो। पर माँ जी, मेरा दिल कह रहा है ना कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। सपना इतना बोल ही रही होती है कि तभी एक मोहल्ले की औरत घर आती है और पड़ोसन की बेटी के दूध वाले के साथ भाग जाने की खबर सभी को देती है। उस खबर को सुनते ही मेघा और गुंजन फटाफट से सपना को देखते हैं और सपना
एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है। चलो पहली बारी सही, लेकिन मेरा शक बिल्कुल सही निकला। उस पड़ोसन की बेटी और दूध वाले का चक्कर चल रहा है। अगर पहले मेरी बात मान लेते तो शायद आपकी बेटी घर में ही रह जाती। सुधा कुछ साल बाद अपने ससुराल अकेले आती है और आते ही पास में खड़े अनिरुद्ध नाम के लड़के के पास जाकर उसको एक पेपर देकर उससे बोलती है। भाईजान, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं? भाई हटाकर सिर्फ जान बोलोगी तो घर तक छोड़ दूंगा। जान, क्या इस एड्रेस तक मुझे और मेरे इस भारी भरकम सामान को छोड़ दोगे? सुधा के मुंह से ये सुनते ही अनिरुद्ध 4G की स्पीड से उसका बैग और उसके हाथों से एड्रेस वाला पेपर लेकर उससे बोलता है। अरे ये पता तो पास का ही है, तुम तो मेरी पड़ोसन निकली, अब तो खूब मजा आएगा, सही जमेंगी हम दोनों की। उप्स, कितनी धूप है। तुम्हारे पास कोई एसी वाली गाड़ी नहीं है क्या जिसमें तुम मुझे मेरे घर छोड़ सको? अरे बगल में ही घर है, पर तुम इतना बोल रही हो तो मैं अभी तुम्हें अपनी बसंती से मिलवा देता हूँ। ये बोलकर अनिरुद्ध उसका सामान नीचे रखकर अपनी फटफटिया बाइक लेकर उसके पास आता है और उसको अपनी बाइक पर बैठाकर घर तक लेके जाता है, जहाँ जाकर अनिरुद्ध उससे शर्माते हुए बोलता है। तो कैसी लगी तुम्हें मेरी बसंती की सवारी? बहुत शानदार थी। पूरी बॉडी अभी तक वाइब्रेट कर रही है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, गुड बाय। इतना बोलकर सुधा अपने घर में चली जाती है और सुधा को देखकर उसकी सास कस्तूरी उससे बोलती है। आ गई ये तूफान। अब यहाँ के पड़ोसी भी मदहोश रहेंगे क्योंकि महारानी की हरकतें ही ऐसी हैं। पर बहू, मैं तुझे पहले ही चेतावनी दे रही हूँ, कुछ ऐसा वैसा मत करियो जिससे हमें लेने के देने पड़ जाएं। कस्तूरी मेथी यानी मेरी सासू माँ, आपको तो पता है ना कि मैं कितनी हॉट हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि हर कोई मुझे देखकर मेरा दीवाना हो जाता है? तो अपनी इस हॉटनेस को काबू में रख, यहाँ पर तो खास कर, क्योंकि यहाँ के जो पड़ोसी है ना बहुत ही खतरनाक हैं। सासू माँ, भूलिए मत, जहाँ आप पिछले 2 सालों से रह रही हैं ना और ये इतनी मौज कर रही हैं, वो सब कुछ मेरी बदौलत है। हाँ हाँ जानती हूँ, अब जाके फ्रेश हो जा। ये बोलकर कस्तूरी अपने बेटे हर्ष को कॉल करके उसे सुधा के बारे में बता देती है। तो वहीं सुधा फ्रेश होकर बालकनी में खड़ी हो जाती है, जहां उसकी नजर अपने पड़ोसी अनिरुद्ध पर जाती है। अनिरुद्ध को सामने देखकर सुधा उसे फ्लाइंग किस करती है। ये देखकर अनिरुद्ध भी उसे फ्लाइंग किस करता है, पर सुधा बिना उसकी फ्लाइंग किस देखे वहां से चली जाती है और उसके जाते ही अनिरुद्ध उससे बोलता है। पड़ोसन नहीं, तूफान है, और ऐसी तूफान है जो अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाती है। पता नहीं मुझे कब उड़ा कर लेकर जाएगी। ये बोलकर अनिरुद्ध झांक झांक कर सुधा को देखने की कोशिश करता है। तभी वहाँ उसकी बीवी कोयल आती है और अनिरुद्ध को ऐसे देखकर पास में रखा डंडा उठाकर उसके बम पर जोर से मारते हुए बोलती है। पड़ोसी के घर में ऐसे क्या ताक झाक कर रहे हो, वो भी उस पड़ोसी के घर में जिसमें एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती है। तुम तो इतने आवारा बन रहे हो कि अब तुमने एक बुढ़िया तक को नहीं छोड़ा। अरे गवार औरत, इस पड़ोसी के घर में बुढ़िया नहीं तूफान आई है, बस उसी को देखकर आंखों को ठंडक पहुंचा रहा हूँ। तो लगता है तुम कल वाली मार भूल गए, रुको अभी बताती हूँ। अपनी बीवी का गुस्सा देखकर वो उसके पैरों में गिर जाता है, पर कोयल उसे माफ नहीं करती। वो अपने पति को डंडे पे डंडे मारती रहती है। अपनी बीवी की मार खाकर वो जोर से चिल्लाता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सुधा बाहर आती है और उसको अपनी बीवी से मार खाता देखकर हंसते हुए अपनी सास के पास जाकर उससे बोलती है। सासू माँ, यहाँ तो एक से बढ़कर एक कार्टून है। सच में सही मजा आएगा अपने पड़ोसियों को लूटने में। अरे मेरी तूफान एक्सप्रेस बहू, तुझे देखकर हर पड़ोसी मदहोश हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ किसी को नहीं लूटना, वरना हम खुद ही लूट जाएंगे। पर वो क्यों सासू माँ? अरे क्योंकि यहाँ के जो पड़ोसी है ना, जितने आवारा और मदहोश रहते हैं ना, उससे ज्यादा ये चौकन्ने भी रहते हैं। कस्तूरी उसको अपना जलवा यहाँ बिखेरने से मना कर देती है, पर सुधा अपनी सास की एक नहीं सुनती और अनिरुद्ध से छुपकर मिलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुधा अनिरुद्ध के घर के पास जाकर अनिरुद्ध को गले लगाकर उसके पॉकेट से पैसे चुरा लेती है
और उसको किस करते हुए बोलती है, जान, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, एक बार बोल कर तो देखो। दोनों रोमांटिक बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अनिरुद्ध के घर की बेल बजती है और अनिरुद्ध घबराते हुए सुधा से बोलता है, मैं तुम्हारी सारी विश तब पूरी कर सकूंगा जब मैं अपनी बीवी के हाथों से जिंदा बच पाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा जानू जिंदा रहे तो जल्दी से इस खिड़की से भाग जाओ। कितने फट्टू हो तुम यार। अरे, मैं लड़की होकर अपने पति से नहीं डरती और तुम लड़के होकर अपनी बीवी से डर रहे हो। तुम अपने पति से इसलिए नहीं डरती क्योंकि वो एक छोटे से ऑफिस में काम करता है, पर मैं अपनी बीवी से इसलिए डरता हूँ क्योंकि अनिरुद्ध उसको अपनी बीवी के बारे में बता ही रहा होता है कि कोयल दरवाजा ना खुलने पर घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और सुधा उसकी बीवी को पुलिस की वर्दी में देखकर अनिरुद्ध से बोलती है, तो तुम्हारी बीवी पुलिस वाली है? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कोई बात नहीं, अगर इसने नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। इस मोहल्ले की सारी औरतें पुलिस, डॉक्टर और सीबीआई वाली हैं, क्योंकि उनके पति आवारा जो हैं। कोयल की ये बात सुनकर सुधा के होश उड़ जाते हैं और वो मन ही मन में खुद से बोलती है, अच्छा, तो ये बात थी, इसलिए सासू माँ मुझे मना कर रही थी ताकि मैं इस काम को अंजाम ना दूं और यहाँ ना फंसूं। लेकिन सासू माँ मुझे साफ साफ शब्दों में बता भी तो सकती थी। हे राम, अब क्या करूं? सुधा बेटा, तूफान एक्सप्रेस की तरह ना यहाँ से रफू चक्कर हो जा, नहीं तो। सुधा ये सोचने के बाद कोयल के पैरों में गिर जाती है और उससे रो रो कर माफी मांगती है और ये सब देखकर कोयल उसे उठाती हुई उसे बोलती है, आज माफ कर रही हूँ, पर आगे से ऐसा कुछ करती दिख गई ना तो तेरा क्या हाल करूंगी ना, वो अपने पति से ही पूछ लियो। तेरे आने से पहले तेरा पति मेरे पीछे पड़ा था, मैंने उसके साथ तेरी सास को भी सीधा कर दिया। अब जा यहाँ से। कोयल के धमकाते ही सुधा तूफान की रफ्तार से अपने घर जाकर अपना बोरिया बिस्तर बांध लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका पति घर आता है और उसको रोकते हुए उससे बोलता है, सुधा कहीं मत जाओ, अब हम यही इज्जत से कमाएंगे और इज्जत की खाएंगे। हाँ बहू, बहुत हो गया, कभी इस पड़ोसी को लूटना, कभी दूसरे मोहल्ले के पड़ोसी को लूटना। अब ये सब नहीं होगा, बंद कर दे ये सब। आप सही बोल रही थी सासू माँ, मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं नहीं सुधा, हम, माँ और मैं भी तो इसमें तुम्हारा साथ दिया करते थे। इतना बोलकर सुधा अपना बैग रखकर बालकनी पर जाती है जहां अनिरुद्ध उसको फ्लाइंग किस दे रहा होता है। ये देखकर सुधा भी उसको दूर से किस देते हुए बोलती है, ओके, मैं नहीं, हम तीनों ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे अपने पड़ोसियों के साथ। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है और अब वो सबकी नजरों से छुप छुप कर अपने सभी पड़ोसियों को मदहोश किया करती और उनको लूटने का काम किया करती। शीना दी, आप ऐसा कर सकती हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आप तो हमेशा मुझे अच्छी बातें, अच्छे गुण समझाती थी, और आपने खुद क्या किया, मेरी सौतन बन गई। कह दो ना ये झूठ है। जो कुछ तुमने अभी देखा सुना वो सब कुछ सच है। मैं तुम्हारी सौतन हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं है तुमसे, ना घर वालों से। जो आज तक तुम देखती आ रही थी ना, वो बस मेरा दिखावा था। असलियत वो है जो तुमने आज देखा है। काव्या और शीना कहने को तो देवरानी जेठानी थी, पर दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। उन दोनों का ये प्यार देखकर उनकी सास हेमलता फूले नहीं समाती थी। ऐसे ही एक शाम हेमलता शीना को आवाज लगाते हुए बोलती है, शीना बहू, कहाँ हो, यहाँ आओ। जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? अरे बहू, जरा एक कप चाय पिला दे। तभी हाथों में चाय का कप लिए काव्या आती है और बोलती है, ये लो माँ जी चाय, और दीदी आप भी लीजिए। अरे मैंने कहा था ना मैं बना दूंगी, फिर तुम क्यों गई रसोई में? देख लो माँ जी, दीदी मुझे कुछ करने ही नहीं देती है, बस रानी बना कर रखती हैं। अरे तू है ही मेरी लाडो रानी, मेरी छोटी बहन। हे भगवान, मैंने जरूर मोती दान किए होंगे पिछले जन्म में, जो इतनी गुणी और समझदार बहुएं मिली हैं। नजर ना लगे तुम दोनों को। जिसके बाद तीनों मिलकर चाय पीती है। तीनों अपने अपने कामों में लग जाती हैं। ऐसे ही एक शाम जब कार्तिक और करण ऑफिस से घर आते हैं, तभी शीना उनके पास आती है
और उनके हाथों से बैग लेते हुए बोलती है। जी आ गए आप दोनों। आज बड़ी देर लगा दी आने में, क्या बात है, काम कुछ ज्यादा आ गया था क्या? अरे शीना क्या करे, रास्ते में ट्रैफिक ही इतना था, पूछो ही मत। भाभी वो तो आपका देवर है ना, एकदम सुपर फास्ट बाइक चलाकर शॉर्टकट से ले आया। तभी हाथों में पानी लिए काव्या आती है और बोलती है। जी जी बिल्कुल, अब आप दोनों पानी पीकर फ्रेश हो जाओ, मैं और दीदी खाना लगा देते हैं। काव्या की बात सुनकर कार्तिक और करण वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने टेबल पर बैठते हैं। तभी शीना टेबल के नीचे से सामने बैठे करण के पैर पर गुदगुदी करने लगती है, जिससे वो एकदम से खांसने की एक्टिंग करता है। तभी शीना बोलती है। अरे देवर जी क्या हो गया, ये लीजिए पानी। कुछ नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। आओ मेरे साथ किचन में, मैं आपको चीनी खिला देती हूँ। मैंने सुना है कि मीठा खाने से खांसी बंद हो जाती है। बेटा जा शीना के साथ। करण शीना के साथ किचन में जाता है। तभी दोनों एक दूसरे को कस के गले लगाते हैं और करण बोलता है। जान क्या करती हो, अगर कोई देख लेता तो? कोई नहीं देखेगा, तुम जानते हो ना, जब तक मैं तुम्हें गले न लगा लूं मुझे बेचैनी सी होती रहती है। अरे मेरी जान, मेरा बस चले तो मैं कभी तुम्हें खुद से दूर न जाने दूं। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद दोनों बाहर जाते हैं और सबके साथ बैठकर खाना खाते हैं। यूं ही वक्त बीतता जाता है, जहां एक तरफ शीना सबकी नजरों में अच्छा बनने का ड्रामा करती, वहीं सबके पीठ पीछे वो करण के साथ नाजायज रिश्ता बनाकर अपने ही देवरानी को सोतन बनाकर बैठी थी। ऐसे ही एक शाम तीनों सास बहू घर के आंगन में बैठकर हेमलता बोलती है। अरे पता है, करण और कार्तिक जब छोटे थे तो मुझे कोई काम ही नहीं करने देते थे। अचार बनाने के लिए अम्बियां लाती थी, दोनों भाई नमक लगाकर खा जाते थे। सच में माँ जी, मैं भी बचपन में बहुत कच्ची कैरी खाती थी। फिर भी इतनी प्यारी हो तुम, एकदम रसमलाई जैसी। दीदी सच कहूँ तो मेरी कोई बहन नहीं थी, पर जब से इस घर में आई हूँ और आप मुझे मिली है ना, मेरी जिंदगी में वो कमी भी पूरी हो गई। अरे तुम्हें तो पता ही है, हर बहू का कर्तव्य होता है अपने घर को जोड़ के रखना, अपने से बड़ों की इज्जत करना, छोटों को प्यार देना, परिवार के हर एक सदस्य का ख्याल रखना। तो मैं भी बस वही करती हूँ और तुम भी आगे चलकर यही करना। जरूर दीदी, जैसा आप चाहें। अच्छा माँ जी और छोटी, आप दोनों अंदर जाइए, आराम कीजिए, बाकी का काम मैं कर लूंगी। शीना की बात सुनकर हेमलता और काव्या अंदर चली जाती है और रात को 2 बजे जब सब गहरी नींद में सोए होते हैं, तभी शीना करण को मैसेज करके छत पर बुलाती है। करण जल्दी से मैसेज रीड करके छत पे जाता है और शीना को पीछे से हक करके बोलता है। मेरी जान ने मुझे याद किया और मैं आ गया। वो तो तुम्हें आना ही था बेबी, अब देखो मेरा जलवा। तभी वो अपनी साड़ी उतारती है। साड़ी के नीचे उसने एक हॉट सी शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है, जिसे देखकर करण बोलता है। उफ, एक तो ये रात हसीन, ऊपर से तुम कातिल दिलरुबा की अदाएं। अब बेचारा परवाना भी करे तो करे क्या। ये खूबसूरती एक आग है, इस आग में जलकर देख जरा, कितनी तड़प है मेरे सीने में तुझे अपना बनाने की। मुझे गले लगाकर देख जरा, कतरा कतरा कर मुझ पर अपना इश्क बरसा दे जरा, मेरे लबों को अपने लबों से छूकर इनकी प्यास बुझा दे जरा। शीना के इन प्यार भरे लफ्जों को सुनकर करण जल्दी से उसे किस कर देता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और करण और शीना का ये रिश्ता अपनी रफ्तार से चलता रहता है। और एक दिन शीना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसके चलते काव्या उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाती है। डॉक्टर शीना के कुछ टेस्ट करवाती है और रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि शीना प्रेग्नेंट है, जिसके बाद दोनों घर जाती है और काव्या खुशी से ये बात सबको बताती है, जिसे सुनकर हेमलता सबसे पहले बोलती है। मेरी बहू तो सदा सुखी रहे। थैंक यू मेरी जान, आज तुमने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे दी। अरे करण, तू भी अपनी भाभी को बधाई दे दे। जान मुबारक हो, हमारे प्यार की निशानी आ रही है। भाभी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। माँ जी, मैं थोड़ा थका थका महसूस कर रही हूँ, तो मैं कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। यहाँ एक तरफ घर में सब नए मेहमान के आने की खुशियाँ मना रहे थे, तो वहीं शीना के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। ऐसे ही एक शाम को जब घर पर कोई नहीं होता, तो करण शीना के कमरे में जाता है और देखकर हैरान हो जाता है
कि शीना छुपकर पपीता खा रही है। ये देखकर करण को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो पपीते की प्लेट को शीना के हाथों से छीन लेता है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, शीना तुम पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो तुम नहीं जानती हो कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाते? पागल हो गई हो क्या? अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? बंद करो यार अपनी ये बकवास, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा, ना ही मुझे माँ बनना है। होश में भी हो तुम? तुम्हें पता भी है कि क्या कह रही हो तुम और क्या नहीं? हाँ हाँ, मैं पूरे होश में हूँ और मैं सच कह रही हूँ, मुझे माँ नहीं बनना, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अरे हंसते खेलती हुई अच्छी नहीं लगती हूँ क्या तुम्हें मैं, जो बच्चा नाम की घंटी अपने गले में बांध लूं? पर ये बच्चा तुम्हारे अकेली का नहीं है, समझ गई तुम? इस बच्चे पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा है। इसे दुनिया में लाना है या नहीं, इसका फैसला तुम अकेले नहीं ले सकती हो और मैं तुम्हें ये बच्चा अबॉर्ट नहीं करने दूंगा। अगर इतना ही शौक है बाप बनने का तो खुद बच्चा पैदा कर लो ना, मुझसे नहीं होता बच्चा पैदा। शीना और करण ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हेमलता और काव्या वहाँ आ जाती हैं और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती हैं, जिसके बाद काव्या बोलती है, शीना दी, आप ऐसा कर सकती हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आप तो हमेशा मुझे अच्छी बातें, अच्छे गुण समझाती थी और आपने खुद क्या किया, मेरी सौतन बन गई। कह दो ना कि ये झूठ है। जो तुमने अभी देखा सुना वही सच है, मैं तुम्हारी सौतन हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं है तुमसे, समझ गई? आज तक जो तुमने देखा वो सब एक दिखावा था, मेरी असलियत यही है जो तुमने आज देखा। अरे निर्लज बेहया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे उसकी अकल घास चरने गई थी, पर तू तो अपना दिमाग लगाता। मंदिर जैसे घर को अपवित्र कर दिया तुम दोनों ने। दफा हो जाओ मेरे घर से, मैं समझ लूंगी आज से तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हो। हेमलता इतना बोल ही रही होती है कि तभी शीना के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। अपने बच्चे को खो देने और घर वालों की बातें सुनने के बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हेमलता उन दोनों को घर से निकाल देती है, जिसके बाद वो काव्या और कार्तिक के साथ दूसरे शहर में जाकर नया बसेरा करती है।